जय हिंद। दिस इज अंकित एंड वेलकम टू द टीचर्स। तो जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा था कंटिन्यू कि एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। तो पिछली क्लास में हमने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, इन सब चीज़ों के बारे में टॉपिक में कंप्लीट किया। अब इसके आगे हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो बात करते हैं शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा किस तरीके की है, क्या है शिक्षा की अवधारणा, क्या हम लोग शिक्षा के बारे में क्या समझते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शिक्षा की अवधारणा शिक्षा शास्त्रियों, विद्वानों, दार्शनिकों और समाज शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरीके से दी है और उन्हें स्वीकारा भी है। तो भिन्न भिन्न तरीके से देने का क्या मतलब है और उन्हें स्वीकारने का मतलब क्या है, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो ये जो शिक्षा शास्त्री है, समाज शास्त्री हैं, इन लोगों ने शिक्षा के मतलब समझाया है, उनका उसकी अवधारणा दी है कि उनके हिसाब से शिक्षा वास्तविकता में क्या है, शिक्षा का रोल क्या है, इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। और उन बातों को बताने के साथ साथ उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है कि शिक्षा का वास्तविकता में मतलब यही है और इन चीज़ों के लिए शिक्षा यूज की जाती है, शिक्षा इसलिए ली जाती है, या शिक्षा का जो भी मतलब है, इन सभी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने बात की। और बात करने के साथ साथ उन लोगों ने स्वीकारा भी। और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के स्वीकार लेने से कोई बात सत्य नहीं हो सकती है। तो जब उन चीज़ों के पहलुओं को समझा गया, जो उन्होंने कहा, जो भी शब्द उन्होंने कहे या जो भी उन्होंने अवधारणा बताई शिक्षा को लेकर के, और जब उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया, लोगों में बताया गया और लोगों ने जब उसके बारे में सुना, तो लोगों ने भी माना कि हाँ भाई, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा का मतलब ही यही है, वास्तविकता में शिक्षा का मतलब यही है। हम भी पहले कह चुके हैं, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षा ले रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको नौकरी करनी है। शिक्षा का वास्तविक मतलब ये नहीं है, शिक्षा की अवधारणा ऐसी है ही नहीं। तो बात करते हैं शिक्षा की अवधारणा वास्तविकता में है कैसी। तो पहला नंबर हम बात करते हैं शिक्षा की संकुचित अवधारणा के बारे में। संकुचित यानी नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स, निश्चित है कि इसकी इतनी ही अवधारणा ली गई, इतनी शिक्षा इतने में ही ली जाती है या शिक्षा इतने में ही दी जाती है। ये सारी चीजें एकदम फिक्स हैं, फिक्स वैल्यू है शिक्षा की लेकर के संकुचित शिक्षा की अवधारणा के अंदर। तो शिक्षा की संकुचित अवधारणा का अर्थ, शिक्षा को हम विद्यालयी, महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी शिक्षा से लगाते हैं। जैसा अब विद्यालयी शिक्षा क्या है, विद्यालयी शिक्षा वो शिक्षा है जैसे हम कभी स्कूल जाते हैं, शुरुआत करते हैं हम कक्षा 1-2 से और ऐसी कर करके हम अपना इंटर कंप्लीट करते हैं, ये हमारी विद्यालयी शिक्षा कहलाती है। हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क लेते हैं, घर आते हैं, वो सारा होमवर्क करते हैं, परीक्षाएं देते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। वास्तविकता में जब हम विद्यालय जाते हैं तो हम पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि हम परीक्षा पास कर सकें, वो भी अच्छे नंबरों से। और इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है कि शिक्षा का दूसरा पहलू क्या है, शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, और ना ही हम कभी किसी से इस बात में डिस्कशन करते हैं। हम तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होना है और आगे जा करके हमें नौकरी करनी है। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी। तो ये विद्यालयी शिक्षा। महाविद्यालयी शिक्षा में फिर, महाविद्यालयी शिक्षा में हमारा ग्रेजुएशन आ जाता है, ठीक है। तो जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तब भी हम यही सोचते हैं, तब हमारी समझ थोड़ी सी विकसित हो जाती है, थोड़ी हम समझने लगते हैं शिक्षा के बारे में, लेकिन फिक्स रहता है कि हम कॉलेज जाएंगे, वहां पर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद घर वापस आएंगे, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिकम कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीजें, प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसमें भी एग्जाम में पास होना है। इसके अलावा दूसरा नजरिया इसमें भी हमारा कोई नहीं रहता। और बात करें विश्वविद्यालय शिक्षा से, तो ये भी हमारी संकुचित है, ये भी हमारी फिक्स है। 2 से 4 साल या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिक्स टाइमिंग रहती है कि इतने टाइम तक हमें हर जगह पढ़ना है। विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विद्यालय हो, फिक्स टाइम रहता है कि हमें यहाँ पर जाके पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। जहां शिक्षा का केवल कुछ विषयों का अध्ययन करना होता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि
फिक्स टाइम पे सुबह जाना है, शाम को लौट के वापस आ जाना है, संडे है तो छुट्टी है या कोई अदर छुट्टी है तो छुट्टी है, उस दिन हम विद्यालय जाकर के ना तो शिक्षण कार्य करेंगे और ना ही कोई शिक्षक आके वहां हमें शिक्षण कार्य करवाएगा। यानी कि ये निश्चित है कि इतने से इतने, और फिर यदि आपका कोर्स 1 साल का है तो वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप नया कोर्स पढ़ेंगे, वो कोर्स नहीं पढ़ेंगे, ना वो कोर्स आपसे कोई पूछने वाला है। ये बात भी है। लेकिन तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई जो ये संकुचित अवधारणा है शिक्षा की, जो विद्यालयी, महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी शिक्षा है जो हमारी, वो हमारी विषयों से अध्ययनरत शिक्षा है, यानी फिक्स शिक्षा है। इसके अलावा फिक्स शिक्षा में कह सकते हैं हम इसे। जैसे देखिए, यह शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा जोर देती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये शिक्षा प्रणाली जो हमारी ये शिक्षा प्रणाली है संकुचित अवधारणा की, विद्यालयी, महाविद्यालयी और विश्वविद्यालय, ये प्रणाली जो है वो पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा जोर देती है। अब वो पुस्तकीय ज्ञान पर कैसा जोर देती है? देखिए, विद्यालय हम जाते हैं तब भी हम वहां जाकर के क्या करते हैं? पढ़ते हैं पुस्तकों द्वारा। कुछ बुक्स लेते हैं, उनको पढ़ते हैं। फिक्स बुक्स रहती हैं कि आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सारी बुक्स पढ़नी है और उनको पढ़ करके कंप्लीट करना है और उनका पेपर देना है और पास करना है। यही फिक्स रहता है पुस्तकीय ज्ञान। वास्तविकता में उसमें क्या लिखा है सिर्फ हम उसको रटते हैं। इसको हम रटने वाला ज्ञान भी कह सकते हैं। हम उसको समझते नहीं है कि वास्तविकता में इसमें ये जो लिखा हुआ है इसका ब्रॉड लेवल में इसका मतलब क्या होता है। इन सभी चीजों को हम बाद में समझते हैं, पहले तो हम उनको सिर्फ रटते हैं, रटने का काम करते हैं। इसके अलावा और कोई काम हम नहीं करते हैं, चाहे वो महाविद्यालय ही हो। जब हम महाविद्यालय में जाते हैं यानी डिग्री कॉलेज में जाते हैं, वहां पर भी हम जिस तरीके से आप इस टाइम महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां पर भी आप यही जा करके करते हैं। आप क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से क्लास लेते हैं। जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती आप नहीं पढ़ते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं पढ़ते हैं, घर में नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ते तो हैं, लेकिन मतलब पढ़ने का तरीका आपका बदल जाता है उस दिन। यदि आपकी छुट्टी है, संडे है, तो आप आराम करेंगे, जब टाइम निकलेगा तब आप पढ़ लेंगे। लेकिन यदि आपकी क्लास चल रही है तो आप टाइमली 10 बजे कॉलेज पहुंच जाएंगे, 2 बजे वहां से छुट्टी हो जाएगी, आप लोग घर वापस आ जाएंगे। तो फिक्स है। और फिर आप पढ़ेंगे भी तो कुछ टॉप सब्जेक्ट लेकर के पढ़ेंगे, जैसे कि आप यही सब्जेक्ट हमारा लेके पढ़ रहे हैं, या आप फिर मनोविज्ञान लेकर के पढ़ेंगे, हेल्थ एंड योगा पढ़ेंगे, या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो उसे पढ़ेंगे। तो ये एक सब्जेक्टिव तरीके से भी देखा जा सकता है कि आप विषयों को लेकर के इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। और तीसरी बात जो है वो है यह शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा जोर देती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा विषय को लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो उस विषय की आप पर्टिकुलर एक बुक्स भी रखते हैं, आप उसी बुक्स को पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं। आपको उस बुक्स को कंप्लीट करना होता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि सर आप हमारा कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए, कोर्स कंप्लीट। अब हमें सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवाना है, इसके अलावा आप जो उसके अंदर है, वास्तविकता में जो उसके अंदर है, उससे आपका लेना देना नहीं है। आपको बस समझ में आ जाए कि आपने क्या किया है। उसमें टीचर्स ने आपको सही तरीके से समझा दिया कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन उसका वास्तविक मतलब क्या होता है वो नहीं हमें मतलब। हमने उसको याद कर लिया और यदि हमसे पेपर में वो पूछा जाएगा तो हम उस चीज को बता देंगे। तो ये जो विद्यालयी, महाविद्यालयी तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा है, ये वास्तविकता में संकुचित अवधारणा है। शिक्षा की संकुचित अवधारणा के अंदर ही ये तीनों शिक्षा प्रणाली आती है। ठीक है। अब जैसे इस ग्राफ को ही देख लीजिए, इस ग्राफ से आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी कि संकुचित अवधारणा वास्तविकता में क्या है। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, यानी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इन तीनों चीजों का एक ग्राफ है, मिक्स चीज है संकुचित अवधारणा। अब यदि हम इन तीनों चीजों को मिला दें तो एक चीज तो हमें पता ही चल जाती है कि देखिए यहां पर क्या है, एक निश्चित टाइमिंग है। यदि आप विद्यालय जाते हैं, यदि आप कक्षा 2 में पढ़ते हैं, तो आप जुलाई से लेकर के और अप्रैल तक का समय जो होता है उस टाइम को आप कंप्लीट करेंगे और आपकी पेपर में यदि पास हो गए आप
तो आपका कक्षा पहली आपकी क्रॉस हो जाएगी, निकल जाएगी आपकी क्लास फर्स्ट। और यदि इसी तरीके से हम महाविद्यालय में देखें तो महाविद्यालय में भी आप यदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, यदि आप फर्स्ट ईयर क्रॉस कर लेंगे, वो भी 1 साल का 200 डेज का होता है। यदि आप 200 डेज के बाद आपके एग्जाम होंगे और यदि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या कर पाएंगे तो वो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में भी आपको इसी तरीके से 200 डेज कंप्लीट करने होंगे और फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा और आप उस एग्जाम में यदि कंप्लीट कर पाए तो आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या, ये एक फिक्स टाइम निश्चित है, फिक्स वैल्यू है इसकी कि आप इतने से लेकर के इतने दिन तक आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से विश्वविद्यालय में है कि आप विश्वविद्यालय में भी यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी फिक्स टाइम है। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो भी फिक्स टाइम है, एमएससी कर रहे हैं तो भी फिक्स टाइम है, बीएड कर रहे हैं तो भी फिक्स टाइम है। इन सभी चीजों का टाइम फिक्स है। तो एक बात तो यहां से पता ही हमें चल जाती है कि इन सब संकुचित अवधारणा की जो टाइमिंग है वो निश्चित है, फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि वो 1 साल का है तो वो 1 साल का ही रहेगा। दूसरी बात, इसमें एक चीज और फिक्स है कि इसमें भाई शिक्षक होगा ही होगा। विदाउट शिक्षक कोई भी शिक्षा प्रणाली यहाँ पर नहीं चल सकती है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो और चाहे वो विश्वविद्यालय हो। इन तीनों जगह आपका जो होगा वो शिक्षक होगा ही होगा, अनिवार्य होगा। शिक्षक होगा तो शिक्षार्थी भी होंगे, ये भी फिक्स है। और शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों होंगे तो आपका पाठ्यक्रम भी है वो भी आपका फिक्स रहेगा, ये बात भी तय है। जैसे त्रिमुखी शिक्षा में बताया गया था कि उसमें क्या होता था कि 3 चीजें होती थी, पहले द्विमुखी थी, फिर उसके बाद त्रिमुखी आई। तो त्रिमुखी में ये बताया गया था भाई शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यदि शिक्षक हैं और शिक्षार्थी हैं, ये फिक्स है कि यदि ये दोनों मिलेंगे तो आपको फिर पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा, वो भी आपका फिक्स ही रहेगा, वो चीज भी आपकी उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगी। तो ये चीजें संकुचित अवधारणा में, शिक्षा की संकुचित अवधारणा में देखा जाए तो एक बात निकल के आती है सामने कि सारी चीजें इसमें फिक्स हैं, फिक्स टाइमिंग है, फिक्स वैल्यू है, सारी चीजें इसमें फिक्स हैं। कोई ब्रॉड लेवल में ये चीज नहीं है, टाइमिंग इसकी फिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, एक प्रोफेसर हुए जॉन ड्रेवर, उन्होंने कुछ शिक्षा के बारे में बताया। उन्होंने अपनी अवधारणा दी कि शिक्षा जो क्या है, संकुचित अर्थ में शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक ढांचे में ढालती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए शुरुआत में बालक जो जन्म लेता है वो कहते हैं पशु के समान होता है, उसमें कोई बुद्धि नहीं होती। बुद्धि तो देखिए सब में होती है, मतलब उस बुद्धि का विस्तार नहीं हुआ होता है। बुद्धि तो सब में होती है, तो उस बुद्धि का विस्तार नहीं हुआ होता। वो अच्छे बुरे को नहीं समझता है, वो शिक्षा को नहीं समझता है, इन सारी चीजों को नहीं समझता। एक हिसाब से कहा जाए तो वो एक कोरी स्लेट है, और आज के टाइम पे कहा जाए तो वो जो है वो खाली आपकी मेमोरी है। सिर्फ उसमें अब आपको क्या डालना है, उस व्यक्ति को डालना है या दूसरे व्यक्ति उसकी मदद करेंगे और उसमें कुछ डालेंगे, तो वो एक अलग बात है। तो जो बालक होता है वो अपने ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार, देखो तीनों चीजों का को ढांचे में ढालता है। ढांचे में ढालने का मतलब एक अवधारणा बनाता है वो कि वास्तविकता मुझे कैसा। पहले बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं है, जब वो बच्चा छोटा होता है तो उसे नैतिकता नहीं होती है, तो नैतिकता बाद में आती है बच्चे के। तो नैतिकता का विकास करना, ये सारी चीजें, ठीक है, इसके बारे में बताना, राष्ट्र प्रेम के बारे में बताना, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जो है वो शिक्षा का संकुचित अवधारणा जो है वो संकुचित अर्थ में ही यही पर ही सिखाई जाती है। आपको विद्यालय में ही बताया जाता है कि भाई देश के लिए आपको ये करना है, देश के लिए आपको ये करना है, समाज में आपको ऐसे बोलना है, अच्छी तरीके से बोलना है। जैसे छोटे बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, विद्यालयों में, स्कूलों में सिखाया जाता है कि भाई आपको बड़ों का सम्मान करना है, आदर करना है, उनसे अच्छी तरीके से बात करना है। तो ये क्या है, जबकि बच्चे को पहले तो पता ही नहीं था, वो तो किसी भी तरीके से बोल सकता है। और परिवार से भी ये सीखने को मिलता है। बच्चे का जो पहला गुरु होता है उसकी माँ होती है,
तो माँ उसको पहले काफी चीजें सिखा देती है, लेकिन उसके बाद जब वो जो चीजें बची हुई रहती हैं वो जा करके वो स्कूल्स और विद्यालयों में सीख लेता है उन चीजों को। तो वो अपने ज्ञान का विस्तार करता है, ठीक है, कहाँ जा करके? विद्यालय में जा करके। अपने चरित्र का निर्माण भी करता है, वो भी विद्यालय में जा करके करता है। भाई शिक्षा तो विद्यालय में ही जाकर ले रहा है? तो वो उसका अपना चरित्र बिल्ड कर रहा है। उसके बाद बात करें व्यवहार का, तो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन ला रहा है। भाई शुरुआत में वो किसी तरीके का था, उसको नहीं पता था लोगों से बातचीत कैसे करनी है, वो किसी से भी किसी भी तरीके से बात करता था, गंदी भाषा के साथ बात करता था, गालियां देता था। लेकिन जब वो विद्यालय में पहुंचा तो वहां उसे शिक्षक मिले, उन्होंने बताया नहीं बेटा, आप इस तरीके से इनसे नहीं बोल सकते हैं, वास्तविकता में आप इन्हें इस तरीके से बोलें। तो वो समझता है उन चीजों को, एक बार समझाया जाए, 2 बार समझाया जाता है। जब वो काफी सारे बच्चों को एक साथ देखता है और जब उससे वो बच्चे बात करते हैं, अच्छी तरीके से बात करते, तो फिर उसे भी लगता नहीं, कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूं, मुझे बदलना चाहिए इन चीजों को। तो वो फिर उन चीजों को बदलने की कोशिश करता है और फिर वो अपने अंदर एक बदलाव लाता है। जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखा होगा, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि चींटी कोई जा रही है, वो चींटी को मार देता है, मसल देता है चींटी को, वही उंगली से पकड़ेगा और मसल देगा। चींटा होगा तो उसको भी पकड़ लेगा। कोई भी जीव जंतुओं के बारे में उसको समझ है ही नहीं। अब सांप जा रहा है, वो सांप को भी पकड़ने की कोशिश करेगा, जबकि उसे नहीं पता है कि यदि मैं सांप को पकड़ा तो बदले में वो मुझे काट सकता है, लेकिन वो पकड़ेगा जरूर, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है इन सब चीजों का। जब वो धीमे धीमे बड़ा होगा, उसे पता चलेगा नहीं भैया सांप को हम पकड़ेंगे, हो सकता है सांप हमें काट ले, और हो क्या सकता है, यदि मौका मिला तो वो काट ही लेगा हमें, अपने मौके को वो नहीं छोड़ेगा। तो इन सब चीजों को फिर वो धीमे धीमे जानता है कि नहीं, चींटियों को नहीं मारना चाहिए, भाई किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, जीवों को मारना पाप है। इन सभी चीजों की उसमें नैतिकता का विकास होता है, चरित्र का उसके विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। इन सभी चीजों का एक ढांचा होता है। ढांचा मतलब आप किसी बिल्डिंग को बनाएंगे तो उसका पहले एक रूपरेखा बनाएंगे, वही सारी रूपरेखा जो होती है मनुष्य के जीवन का चरित्र कैसा होगा, वो उसके विद्यालय में ही निर्भर करने लगता है। उसमें दिखने लगता है बच्चे में कि ये अपने भविष्य में क्या करेगा। लोग बाग कहने लगते हैं ना, इसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, हम कह सकते हैं ये बात, इसको देख करके हम ये कह देंगे कि ये आगे जाकर के क्या बनेगा। भगवान तो हो नहीं आप कि आपने ये भविष्यवाणी कर दी, आप भविष्यवक्ता बन गए और आपने ये बात कह दी, नहीं भैया ये आदमी पक्का बहुत अच्छे कार्य करेगा, इसका बड़ा नाम होगा, ये हम कह देते हैं। तो कैसे कह देते हैं? उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को, उसके ज्ञान को, इन सब चीजों को देख करके हम ये भविष्यवाणी कर देते हैं। जरूरी नहीं कि वो ठीक ही हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन उस समय के उसके वास्तविक जो व्यवहार, उसका चरित्र है, उनको देख करके इस बारे की बात की गई है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ये जो ड्राइवर साहब थे, प्रोफेसर ड्राइवर, इन्होंने इसके बारे में बताया कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का एक अर्थ ये प्रक्रिया है कि बालक का ज्ञान और उसका चरित्र तथा व्यवहार, ये सारी चीजों को ढांचे में डालने की प्रक्रिया होती है संकुचित शिक्षा, ठीक है। इसके बाद बात करें शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो ये भी एक अलग बात है। अर्थ तो हमने पहले ही जान लिया है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ हमने देखा कि भाई शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती है, कुछ ना कुछ हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि जो शिक्षा है वो वूम टू टूम चलती, यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है, और ये बात बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल में यहाँ पे अभिमन्यु को ले सकते हैं। भाई उसने क्या था कि अपने माँ के गर्भ में ही ये सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक। जब वो अपने माँ के गर्भ में था तो उसके पिता जो अर्जुन थे वो बता रहे थे अपनी पत्नी को कि वास्तविकता में चक्रव्यूह को किस तरीके से तोड़ा जाता है, तो उसको पता चल गया कि चक्रव्यूह को किस तरीके से। उसकी माँ इतने ध्यान पूर्वक सुन रही थी। इसमें बात यह भी है कि माँ किस तरीके से सुन रही थी, जो अच्छी तरीके से माँ सुन रही है वही बच्चा सुन पा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं सुन पा रहा है। तो बात की जाए कि गर्भावस्था में तो उसने चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया। अब जब उसकी मां सो गई तो बच्चा भी सो गया, स्वाभाविक सी बात है। तो अर्जुन ने फिर बताना बंद कर दिया कि चक्रव्यूह को के अंदर जाना तो ठीक है, लेकिन बाहर किस तरीके से आया जाता है ये अर्जुन ने नहीं बताया था। और वही हुआ, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ अंदर तो चला गया, लेकिन उसे बाहर आने का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वो
मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो बात ये एक एग्जाम्पल है। तो शिक्षा का अर्थ ही यही है कि शिक्षा जो है वो व्यापक, मतलब व्यापक नहीं, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं, हर तरीके से आप सीखते ही सीखते हैं। चाहे आप जहां चले जाएं, किसी ना किसी तरीके से आप सीखते ही रहेंगे। चाहे आप प्रकृति से सीख रहे हो, चाहे किसी व्यक्ति से। अब आपने सचिन तेंदुलकर को देखा और देख करके उसका एक शॉट आपको पसंद आ गया और आपको लगा नहीं ये शॉट तो मैं खेलूंगा, और आप उसकी प्रैक्टिस घर में करने लगे। एक टाइम के बाद आप उसको बहुत अच्छी तरीके से खेलने लगे। तो वो आपने किससे सीखा? वो आपने सीखा सचिन से। तो आप जीवन पर्यंत, अब जैसे कोई व्यक्ति है 60 साल का, अब ये तो कह नहीं सकते हैं कि शिक्षा भाई विद्यालय ही शिक्षा हो गई, महाविद्यालय ही शिक्षा हो गई या विश्वविद्यालय ही शिक्षा हो गई। ये सारी शिक्षाएं हमारी कंप्लीट हो गई, हम इसके बाद जॉब करने लगे। जॉब, अब मान लो आप एक इंजीनियर हो, आप नौकरी करने लगे, और आप नौकरी करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से आप नौकरी कर रहे हैं, सारी चीजें, और एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। आपने उसके बारे में पहले तो कभी नहीं जाना था, लेकिन अब जब आ गई तो आप फिर उसे यूज करने लगे। आप धीमे धीमे उसके बारे में जान गए। पहले फोन नहीं चलते थे भाई, फोन तो चलते नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं चलते थे। जब मोबाइल फोन आए तो इसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं लगाई गई थी। आपने उसको लेकर के स्वतः ही सीखना शुरू किया और धीमे धीमे आप उसके बारे में सीख गए। अभी भी जो पुराने लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो अभी मोबाइल को नहीं चला पाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने उसके बारे में कभी कोशिश नहीं की सीखने की। और कई लोग हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आज चला रहे हैं, काफी लोग हैं, और काफी लोग हैं वो नहीं चला पा रहे हैं। तो ये एक अलग बात है। आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से सीखते ही रहते हैं। जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप एक बात समझ लीजिए, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आपको शिक्षा मिलती ही रहती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल जाकर के और डिग्री कराए, विद्यालय महाविद्यालय जाकर के आप डिग्री ले आए, स्कूल जाकर के आप रिजल्ट ले आए, आप पास हो गए, आप नौकरी करने लगे तो आप शिक्षक हैं, या आपने शिक्षा प्राप्त की। ये कहीं जरूरी, ये एक सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन शिक्षा का वास्तविक मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना, यही तो शिक्षा कहलाती है। अब वो ज्ञान आप किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप, जरूरी तो है नहीं कि आप कहीं पे विद्यालय जाएं या नहीं जाएं। अब जैसे आप ले लीजिए, एकलव्य के बारे में ही ले लीजिए। एकलव्य किसी विद्यालय में नहीं गया, द्रोणाचार्य के यहाँ गया था। द्रोणाचार्य उन्होंने बताया कि भाई हम सिर्फ राजसीय बच्चों को ही पढ़ाते हैं और किसी को नहीं पढ़ाते हैं। तो उन्होंने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और धनुष अभ्यास करना शुरू किया, और बहुत ही अच्छे धनुष अभ्यास करते करते उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से धनुष चलाना सीख लिया था। तो क्या एकलव्य ने धनुष चलाना नहीं सीखा, या एकलव्य को धनुष का ज्ञान नहीं मिला? विद्यालय तो वो भी नहीं गया था, टीचर उसे भी नहीं मिले थे, लेकिन ज्ञान फिर भी उसने पाया। तो शिक्षा तो उसे मिली ही मिली थी, और बदले में उसने, शिक्षा के बदले में गुरु दक्षिणा भी दी थी। क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा कि आपने सीखा तो हमसे ही, हम नहीं थे वो बात अलग है, लेकिन हमारी प्रतिमा थी, आपने सीखा हम ही से, तो बदले में आप हमें गुरु दक्षिणा देंगे। और यदि उन्होंने उनसे नहीं सीखा होता तो वो गुरु दक्षिणा नहीं देते, वो कह देते कि नहीं, हमने आपसे सीखा ही नहीं, आपने हमें सिखाया ही नहीं। लेकिन वास्तविकता में कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य का रोल था एकलव्य को धनुष सिखाने में। इसीलिए एकलव्य ने क्या, अपना अंगूठा जो द्रोणाचार्य ने उनसे मांगा उसे दे दिया था, ठीक है। तो यही बात है कि हर व्यक्ति, कोई भी टाइम, कभी भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर घटना से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। बात की जाए, आप पशु पक्षियों से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, इन सभी चीजों से आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते। जैसे आप चींटी को देख लीजिए, ठीक है, वो निरंतर कितना प्रयास करती है। एक बार चढ़ती है, गिर जाती है, दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है। वो निरंतर प्रयास करती ही करती रहती है जब तक कि उसे सफलता ना मिल जाए। तो आप इससे देख सकते हैं कि निरंतर प्रयास करने वालों को सफलता मिलती है। हमें इससे ये ज्ञान प्राप्त होता है। साथ में वो, मतलब कोई भी, अब जैसे पक्षी है, पक्षियों का चहचहाना, उससे व्यक्ति क्या सीखता है कि मृदुलता, संगीत, इन सब चीजों से संगीत की उत्पत्ति होती है। आप जैसे चील को देख सकते हैं, तो चील को देख करके क्या पता चला?
तो उससे पता चला कि भाई उड़ा जा सकता है, बहुत ऊपर तक उड़ा जा सकता है। इस तरीके से जब वो अपने पंखों को फैलाती है और उसके बाद उस पंखों को फैलाए रहती है और कंटिन्यू उड़ती रहती है, तो इससे कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी तो वो उड़ रही है, तभी हवाई जहाज के पंखे बिल्कुल चील की पंखों की तरह होते हैं। तो हम पशु पक्षियों से, प्रकृति से, सारी जगह कहीं पे भी किसी भी घटना से या किसी भी चीज से सीखते ही सीखते रहते हैं। कहते हैं ना कि भाई हम तो दूसरे की घटना से ही सीख लेते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हमारे ऊपर घटे तभी हम कुछ सीखें। अरे देख के भी हम सीख सकते हैं। ये तो है नहीं कि कोई व्यक्ति जैसे पढ़ रहा है, वो फेल हो गया या कम नंबर आए और उसकी नौकरी नहीं लगी, तो अब हम पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम जब फेल होंगे तभी हमें समझ में आएगा या जब हमारे कम नंबर आएंगे हमें तभी समझ में आएगा कि हमारी नौकरी में दिक्कत पड़ सकती है। तो हम दूसरे को देखकर ही सीख सकते हैं कि भाई हमें भी पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, नंबर अच्छे लाने चाहिए। यदि नंबर अच्छे नहीं आए तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी। तो हम दूसरों से भी सीख सकते हैं, दूसरों की घटनाओं से भी सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति गलत साइड से रोड में चल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम उससे ये सीख सकते हैं कि भाई हमें गलत साइड में नहीं चलना चाहिए, सही साइड में चलना चाहिए। यदि हम गलत साइड से चलते हैं तो उसमें हमारा क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ। तो हम इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि ये घटना हमारे साथ ही घटे, हम तभी इसके बारे में सीखेंगे। अरे भाई दूसरों को देखकर भी हम सीख सकते हैं। तो कोई भी घटना हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति से हम कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे विवेकानंद से हम सीखते हैं, महापुरुषों से, या किसी भी और व्यक्ति से, भगत सिंह से हम सीखते हैं, सुभाष चंद्र बोस से, गांधी जी से, इन सभी व्यक्तियों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं उनके बारे में? क्योंकि उनके आचरण थे, जो विचार थे उनके बहुत अच्छे थे। ठीक है, हमारे भी विचार यदि अच्छे होंगे तो हमें भी व्यक्ति पढ़ेगा। यदि हमारे विचार अच्छे ही नहीं है तो हमारे विचार कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। भाई यदि देखा जाए तो यदि आपके विचार ही अच्छे नहीं है तो आपको क्यों लोग बाग पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। यदि आपके विचार अच्छे होंगे तो आज नहीं 2 साल बाद लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, लेकिन आपको इस बारे में पता जरूर चलेगा। और लोग बाग आपको देखना, पढ़ना, ये सारी चीजें, आपके विचारों को फॉलो करना, जैसे अनुयायी होते हैं महात्मा बुद्ध को लोग, भाई उनके आचरण को उनके अनुयायी क्यों बने? क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें बताई, उन्होंने ऐसी चीजें बताई कि भाई इससे ये होता है, वास्तविक चीजें ये हैं। तो लोगों को लगा कि नहीं बात तो सही है, तो हम इनको फॉलो करेंगे, तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बात करें तो देखिए ये इसी का स्ट्रक्चर है कि क्या व्यापक अर्थ क्या है इसका, कौन कहाँ कहाँ से हम क्या क्या सीखते हैं। जैसे देखिए शिक्षा हम कहाँ से, विद्यालय से भी लेते हैं, परिवार से भी लेते हैं, समाज से लेते हैं, मित्र से लेते हैं, पशु पक्षियों से लेते हैं, संस्थाओं से लेते हैं, मीडिया से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सी जगह हैं जहाँ से हम शिक्षा लेते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है, आपको ये तो पता है कि हम विद्यालय जाते हैं और शिक्षा लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोच के खुद देखिए कि आप इन सभी जगहों से शिक्षा लेते हैं या नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप अच्छा सीख ही रहे हैं। अच्छा सीख रहे हैं या बुरा सीख रहे हैं, अब ये दोनों एक अलग बात है। आप बुरा भी सीखते हैं, आप अच्छा भी सीखते हैं। अब जरूरत ये है कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये बुरा है और ये अच्छा है, और हमें क्या सीखना है, हमें अच्छा सीखना है, बुरा नहीं सीखना है। इसके बारे में आपको खुद पता होना चाहिए ही चाहिए। और वो तब पता चलेगा जब आपके पास ज्ञान होगा, आपने शिक्षा ली होगी। ठीक है, आपका चरित्र अच्छा होगा, तब आपको इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। तो बात करें, देखिए जैसे परिवार की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली जो शिक्षा है हमारी, पहली शिक्षा का पहला गुरु ही हमारी माँ होती है। ठीक है, और पहली शिक्षा हमें हमारे परिवार से मिलती है, और परिवार में पहली शिक्षा हमें हमारी माँ से मिलती है। भाई माँ ही तो होती है जो बच्चे के सबसे करीब होती है, क्योंकि उसी ने जन्म दिया हमें, उसी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, सारी चीजें उसी ने की। तो उसको हमारे बारे में सारी चीजें पहले से ही पता होती हैं कि बच्चा किस तरीके से कौन सी बात मानेगा या क्या कहने से क्या करेगा, ये सारी चीजें पता होती है। तो पहली शिक्षा जो हमें है वो हमें हमारे परिवार से मिलती है।
फिर इसके बाद दूसरी शिक्षाएं देखी जाती हैं, तो वो हमें विद्यालय से या समाज से या मीडिया से, इन जगह से फिर वो हमें दूसरी शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन पहली शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो वो हमारे आगे का टॉपिक है, हम उसके आगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो विद्यालय, परिवार से हमें शिक्षा मिलती है, फिर विद्यालय से भी हमें शिक्षा मिलती है। विद्यालय के बारे में तो हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें विद्यालय से शिक्षा मिलती है। यदि पहला शब्द यदि निकाला जाए, पूछा जाए शिक्षा कहाँ मिलती है, तो हर व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति यही बताना शुरू करेगा कि सर विद्यालय में पहली शिक्षा मिलती है, या शिक्षा विद्यालय में मिलती है। सीधी बात, संस्था ही एक ऐसी है जहां पर शिक्षा दी जाती है, उसे कहते हैं विद्यालय। ठीक, तो ऐसा नहीं है विद्यालय में शिक्षा मिलती है, वो एक संकुचित अवधारणा है। जैसा मैंने पहले बताया, फिक्स है कि विद्यालय में तो शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी आपको, लेकिन विद्यालय के साथ साथ आप परिवार से भी शिक्षा ले सकते हैं, समाज से भी शिक्षा ले सकते हैं। अब समाज से कैसे शिक्षा ले सकते हैं? अब आपने देखा समाज में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया तो लोग बाग ने उनसे बात करना बंद कर दिया, दूरी रखनी शुरू कर दी। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति कोई बहुत अच्छे कार्य कर रहा है तो वो आ रहा है, तो 5 लोग यदि मिल रहे हैं तो उनसे बातें कर रहे हैं, सारी चीजें। तो ये शिक्षा भी हमें मिलती है कि यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो लोग बाग हमसे आकर के मिलेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, और यदि हम बुरे कार्य करेंगे तो लोग बाग हमसे दूर होंगे, हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, हमसे किसी को कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद बात करें मित्र की, देखिए मित्र का शिक्षा में बहुत ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सारी बातें कर सकते हैं, सारी अपने डिस्कशन कर सकते हैं, हर एक चीज। आप कमजोर हैं तो उसे बता सकते हैं, आपको उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि आप किसी दूसरे व्यक्ति को यदि बताएंगे तो आपको संकोच लगेगा, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, आप बता नहीं पाएंगे कि वास्तविकता में इन सब्जेक्टों में कमजोर हूं और मुझे ये समस्या है। लेकिन आप अपने मित्र को ये बात बता सकते हैं और उसे बताने में आपको कोई हर्ज नहीं होगा। तो आप अपने मित्र को देख करके भी सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ता है या वो क्या करता है। आप यदि वो अच्छे कार्य करता है, यदि आप अच्छे कार्य करते होंगे तो आपके मित्र बढ़ेंगे, आपसे लोग दोस्ती करना चाहेंगे। और यदि आप बुरे कार्य करते होंगे, फालतू में किसी को गालियां देते होंगे या कोई भी धूम्रपान करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो लोग बाग आपसे दूरी रखना शुरू कर देंगे। तो आप मित्रों से भी सीख सकते हैं। पशु पक्षियों से, हमने आपको पीछे भी एग्जाम्पल बताया था कि आप चींटियों को देख सकते हैं, ठीक है, और पक्षियों को देख सकते हैं जो चहचहाते हैं, बड़ा अच्छा संगीत में चहचहाते हैं, तो उससे संगीत की प्रेरणा हमें मिलती है। ठीक है, और बाज की बात करें तो इससे भी हमें सीखने को मिलता है ऊंचाइयों पर जाने के लिए। ठीक, और चींटी का तो आपको पता ही है, घोड़े से आप देख सकते हैं दौड़ने के लिए। इन सभी पशु पक्षियों से भी आपको हमेशा सीखने को मिलता ही रहता है। संस्थाएं, संस्थाएं क्या है? संस्थाएं वही है जिस तरीके से कोई भी संस्था चल रही है, आप उसे वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है, अपने बारे में बता रही है कि भाई हमसे जुड़ने में आपको इन तरीके का प्रॉफिट मिल रहा है या कोई भी चीज है, आप उनसे जुड़ेंगे। यदि आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें अच्छी हैं तो लोग बाग उनसे जुड़ना शुरू कर देंगे। कोई भी एनजीओ वगैरह चल रहा है, उससे समाज सेवा की जाती है, वृद्धाश्रम चलाए जाते हैं या विकलांगों के लिए आश्रम चलाए जाते हैं, अनाथालय चलाए जाते हैं, तो इनसे हमें सीखने को मिलता है कि नहीं ये अच्छे कार्य हैं। अब वहीं पे कोई गलत कार्य कर रहा होगा तो कोई व्यक्ति उससे जुड़ेगा नहीं जल्दी पल्दी। और यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो लोग बाग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। मीडिया से तो आप इस समय की डेट पे सबसे ज्यादा देखा जाए तो कम्युनिकेशन द्वारा ही लोग बाग इस समय सबसे ज्यादा सीख रहे हैं। आप चाहे यूट्यूब ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप के द्वारा या आप न्यूज देखिए, न्यूज से भी आपको देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, और इससे आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता है। ये सारी चीजें कि किस जगह क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। जैसे पहले मीडिया नहीं चलती थी तो पता ही नहीं चलता था तो दूसरे देश के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, लेकिन आज की डेट में यदि दूसरे कोने में भी देश की कोई भी घटना घटी होगी तो 5 मिनट के बाद आपको वो घटना पता चल जाएगी। ठीक है, प्रकृति से, आप नेचर से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। देखिए नेचर से सीखने के लिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जब कोई भी नदी जो होती है वो पहाड़ से निकलती है तो वो पहाड़ को काटते हुए निकलती है। वो देखती है कि सामने एक पहाड़ है लेकिन वो उसको
निरंतर बहते हुए, कंटिन्यू वो जब बहती रहती है तो वहां उस पानी के घर्षण के कारण उस जगह पर कटाव बन जाता है। तो उससे आप ये भी सीख सकते हैं कि यदि समस्या है, वो बात सही है, समस्या है, लेकिन अब समस्या कितनी बड़ी है, कैसी है, समस्या का निदान तो होगा ही होगा, बस मेहनत पड़ेगी और निरंतरता चाहिए। यदि आप किसी कार्य को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो आपको सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसके बाद बात करें शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में। तो शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से शिक्षा ली जाती है, शिक्षा दी जाती है, शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है, शिक्षा चलती कैसे है। एक सीधे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा चलती कैसे है, तो शिक्षा देखिए प्रगतिशील प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलती ही रहती है। ये तो बिल्कुल सही है, प्रगतिशील है, बदलाव होते रहते हैं, चलती रहती है, पाठ्यक्रम बदलता रहता है, ठीक है, विद्यालय बदलते हैं, शिक्षक बदलते हैं, सारी चीजें होती हैं, बुक्स हमारी बदलती हैं, तो प्रगतिशील है, आगे बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि पहले आप कक्षा 10 में पढ़ते थे और उसके बाद 4 साल बाद हम आपसे मिले तो आप कक्षा 6 में पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते थे तो 4 साल बाद यदि हम आपको मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि आप अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छे मन से पढ़ रहे हैं, तो आप उस टाइम ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे या 12th के बाद कोई जॉब वॉब कर रहे होंगे। तो शिक्षा क्या है, प्रगतिशील है, आगे बढ़ती ही रहती है, पीछे नहीं, रिवर्सिबल नहीं जाती है, आगे बढ़ती है। यदि आप शिक्षा लेंगे तो आप आगे ही बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। अब कहा जाए कि शिक्षा तो फिक्स है ही नहीं, संकुचित अर्थों में तो शिक्षा जो है वो फिक्स है, उसकी अवधारणा संकुचित अर्थों में देखा जाए तो फिक्स है। लेकिन संकुचित अर्थ के अलावा यदि हम व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक में तो देखा जाए तो शिक्षा का मतलब यही है कि भाई शिक्षा जो है वो फिक्स नहीं है, जीवन पर्यंत चलती है, तो वो ठीक है। लेकिन शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, यदि हमने किसी तरीके से उद्देश्य हमारा कोई है तो वो लेकर के हम चलते हैं, शिक्षा में ये फिक्स है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आप किस लिए कर रहे हैं, पढ़ेंगे आप क्यों, आप चाहते हैं कि मेरे अंदर जो है वो, नहीं आप नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। यदि आप बात करें कि अब आपके अंदर वो ज्ञान आ गया है, वो नॉलेज आ गया है कि भाई शिक्षा जो है वो सिर्फ नंबरों के लिए नहीं की जाती है, ठीक है, और उसका नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, हमें तो ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान आपके अंदर आ चुका है कि शिक्षा का मतलब है कि हमें ज्ञान का अपने विकास करना है, ठीक है। तो ये भी तो आपका एक उद्देश्य है कि भाई हमें अपने ज्ञान का विकास करना है, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, जितना है उससे और अधिक बढ़ाना है, तो ये भी आपका एक उद्देश्य है। आप इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप फिर आपने सोचा कि नहीं भाई मुझे तो हिंदी सब्जेक्ट में और अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप एमए और पीएचडी करेंगे हिंदी से लेकर के या किसी और सब्जेक्ट से लेकर के, जिसमें भी आपकी रुचि होगी। तो आपने उसमें भी उद्देश्य बनाया कि नहीं मुझे और ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आपने उद्देश्य बनाया उसमें। तीसरी बात हम करें, विकास की प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है, शिक्षा आप प्राप्त करेंगे तो आपका विकास होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। आप चाहे आर्थिक पक्षों में लेकर के करें या फिर कोई और पक्ष लेकर के करें, ज्ञान के पक्ष में लेकर के करें, ठीक है। यदि आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब तो उससे भी बढ़ के होता है, उससे भी बढ़ के होने का मतलब आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो उसका विकास की प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। तो विकास की प्रक्रिया कैसे है कि आप अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं या फिर आपने नौकरी की, पहले आप, ये जरूरी नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये आपकी कमी नहीं है, कमी आपकी ये है कि आप गरीब घर में पैदा हुए उसके बाद भी आप गरीब रहे, ठीक है। आप पैदा गरीब हुए हैं लेकिन आप मरेंगे नहीं गरीब, ये आप तय कर लीजिए। आप पैदा तो गरीब हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, लेकिन आप मरे गरीब तो वो आपकी गलती है। तो आप या तो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो भी आपका विकास हो रहा है। भाई आप गरीब थे, अब कल आप अच्छी जॉब करने लगे, आप टीचर बन गए, आपको 40-50 हजार रुपए मंथली मिलने लगा, आप आर्थिक तरीके से भी मजबूत हो गए, ठीक है। तो ये भी एक
सही बात है, बिल्कुल सही है। शिक्षा की ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, विकास की प्रक्रिया। इसके बाद बात करें सामाजिक प्रक्रिया की, तो सामाजिक प्रक्रिया क्या है? देखिए, शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया भी है। आप समाज में किस तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, लोग बाग आपके आने से लोग बागों को प्रसन्नता होती है या नहीं होती है, ठीक है? तो ये सारी हमारी सामाजिक है। इसके बाद और भी आप बहुत सारी आर्थिक प्रक्रिया भी समझ सकते हैं कि ये जो शिक्षा है इस आर्थिक प्रक्रिया भी है, आपको इसमें भी मदद करती है, आर्थिक तरीके से भी मदद करती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपकी शिक्षा मदद करती है। इसके बाद हम बात करें शिक्षा की वास्तविक अवधारणा, तो शिक्षा की वास्तविक अवधारणा क्या है? देखिए, हमने शिक्षा की संकुचित अवधारणा तो पढ़ ली, ठीक है, वो हमें पता चल गया कि शिक्षा की जो संकुचित अवधारणा है वो निश्चित है, फिक्स है, लेकिन शिक्षा की वास्तविक अवधारणा क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई वास्तविकता में ही हमें पता नहीं होगा कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, किन तरीके से शिक्षा चलती है, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, या शिक्षा किस तरीके की प्रक्रिया है, ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें शिक्षा की वास्तविक अवधारणा, ये जो पूरा एजुकेशन सेक्टर चल रहा है या हमारा ये जो सेशन चल रहा है इस टाइम एजुकेशन को लेकर के, डिस्कशन जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है शिक्षा को लेकर के, यदि हमें वास्तविक अवधारणा शिक्षा की नहीं मालूम है तो ये पूरा का पूरा सेशन हमारा बेकार है, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वास्तविकता में शिक्षा क्या है। तो बात करते हैं, वास्तविक शिक्षा उसे कहा जाता है जो बालक की जन्मजात शक्तियों, व्यक्तिगत योग्यताओं और क्षमताओं तथा रुचियों को ध्यान में रखकर बालक का सर्वांगीण विकास करती है। देखिए, मैं बार बार इस चीज को दोहराता रहा हूं, जब से मैंने क्लास शुरू की है मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि शिक्षा जो है वो वूम टू टूम चलती है। दूसरी बात, जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि शिक्षा का शब्द का अर्थ क्या होता है, तब भी मैंने बताया था कि भाई ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एजुकेटम और एजुकेयर। तो दोनों का क्या मतलब था ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई अंदर जो शक्तियां उनको बाहर निकाल के और पोषित करना, ठीक। तो वही बात यहां पर कही गई है, वास्तविकता में यही उसका मतलब है कि बच्चे के अंदर जन्मजात जब वो पैदा होता है तो किसी को पता नहीं होता कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, ठीक है। जब वो धीमे धीमे बड़ा होता है तब हमें पता चलता है। जैसे हम कोई बच्चा 2-3 साल का है, यदि वो बातचीत बड़ी अच्छी तरीके से करता है तो हम कहने लगते हैं कि नहीं ये बड़ा चंचल है, इसका दिमाग बड़ा अच्छा है, आगे जाके ये कुछ ना कुछ करेगा। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं? क्योंकि वो चीजों को पकड़ रहा था बड़ी तेजी से, वो सीख रहा था, तो इससे पता चलता है कि इसका दिमाग बड़ा तेज है। और कुछ बच्चे होते हैं जो शांत स्वभाव ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो कह देते हैं भाई इसका दिमाग जो है वो थोड़ी सा कमजोर है, इस मोटी बुद्धि का है, सीधी बात कहें तो कि मोटी बुद्धि का है, ये पकड़ने में इसको समस्या होती, कोई भी बात ये कैच जल्दी नहीं कर पाता है, स्लो कर पाता है, तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन सब जो उसकी क्वालिटीज होती हैं उनको और उसकी योग्यताओं को, व्यक्तिगत योग्यता जो उसके अंदर योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है। क्षमताओं, क्या कर सकता है ये बच्चा, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्या कर सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है या इंजीनियर बन सकता है या फोर्स में जा सकता है या टीचर्स बन सकता है, क्या बन सकता है, वो उसकी क्षमताओं तथा रुचि कि इसकी किस चीज में रुचि है। भाई ये अध्यापक ये समझा अच्छा पाता है, अध्यापक बनना चाहता है, या फिर ये डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छा क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में ये अच्छा है, ठीक, या फिर ये टेक्निकल ज्यादा है तो ये इंजीनियर बन सकता है, या मारकाट में ज्यादा है, देशभक्त ज्यादा है तो भाई ये फौज में भी जा सकता है, ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान में, और हाँ यदि वो ये सारी चीजें कर सकता है तो वो एक्टर बन सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। भाई वो डॉक्टर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, मास्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, तो वास्तविकता में वो एक कलाकार है, ठीक। और कलाकार है तो ये भी अच्छी बात है, वो एक्टर बन सकता है तो उसको उसी हिसाब की शिक्षा दी जाएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके उसका सर्वांगीण विकास करती है, कौन करती है? वो शिक्षा है, ठीक है। तो अब शिक्षा कैसे इन सभी चीजों का सर्वांगीण विकास करती है, अब
बात तो वही है, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो शिक्षा द्वारा ही आप मेडिकल को समझ सकते हैं कि भाई बीमारी किस कारण से होती है, कोई भी बीमारी है वो किस कारण से होती है, और यदि इस कारण से होती है तो इसका निदान कैसे हो सकता है। ये सब चीजें आप शिक्षा द्वारा ही तो प्राप्त कर सकते हैं। आप या तो पढ़ के प्राप्त करेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, दोनों बातें हैं। तो शिक्षा तो आपको दोनों तरफ से मिलेगी, या तो आप किसी से पढ़ रहे हैं, किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं तब आप सीख रहे हैं, या किसी व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, या आपके शिक्षक आपको बता रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं से शिक्षा ली तब आपको ये बात पता चली। तो सर्वांगीण विकास करती है शिक्षा, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी शिक्षा बालक के ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि करती है। अब कैसे भी वृद्धि करती है, अब आप समझिए जैसे छोटा सा बालक है, जब वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाने से पहले घर में वो 1 2 3 4 5 6 ऐसी करके 10 तक गिनती उसको आने लगती हैं, और हो सकता है एक आध दो टेबल भी उसको आती हो, छोटा बड़ा भी करने लगता है, वो ABCD भी बोलने लगता है। तो ये सारी चीजें बोलने तो लगता है लेकिन कंप्लीटली नहीं उसको आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या करता है, विद्यालय जाता है। नहीं विद्यालय जाता है तो घर में अपने मम्मी से, पापा से या किसी से भी वो सीखता है, लोग उसे बताते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति उसे बताता है कि भाई देखो ऐसे से ऐसा लिखा जाता है, और इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं। और धीमे धीमे हम देखते हैं वही बच्चा जो 1 2 3 4 5 कर रहा था और बीच में 1 2 3 4 7 6 8 9 12 30 40 करने लगता था, वो बच्चा आज कंटिन्यू पूरी की पूरी हिंदी, वो पूरी की पूरी गिनती सीख चुका है, पूरी की पूरी 1 2 3 वो बोलने लगा है। अब 1 से लेकर के 100 तक अब वो बोल भी लेता है और साथ में लिख भी लेता है और कोई मिस्टेक नहीं करता है। तो ये क्या है, ये उसके ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का विकास हुआ, वृद्धि हुई, ठीक है। और बात की जाए कला की, ठीक है, तो वो जो कार्य करता है उनको सही ढंग से अब करने की, जैसे वो 1 2 3 लिखता था पहले तो सही तरीके से नहीं लिख पाता था, वो धीमे धीमे लिखता गया, प्रैक्टिस करता गया, लिखता गया, 1 पेज 2 पेज, 1 कॉपी 2 कॉपी उसने जब लिख डाली तो अब उसकी शुद्ध अच्छी राइटिंग बनने लगी, ठीक है। तो वो उसके बारे में भी सीख गया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। तो बात ये हो गई कि कला कौशल में वृद्धि करती है तथा उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य नागरिक बन सके। देखिए शिक्षा का मेन रोल यही होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको बाहर निकालना, बिल्डअप करना, यही होता है शिक्षा का वास्तविक मतलब देखा जाए तो। मेरी मतलब मैं अपनी दृष्टि से ये बता सकता हूँ, आप अपनी दृष्टि से खुद समझिए, इसके बारे में चिंतन कीजिए और भी रिसर्च कीजिए कि वास्तविकता में शिक्षा का मतलब क्या होता है। ये बात तो हमने देख ली कि वास्तविकता में शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास शक्तियां हैं और व्यक्तिगत योग्यताएं हैं, क्षमताएं, इन सभी को ध्यान में रख करके बालकों का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, वही शिक्षा कहलाती। अब सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई आप सिर्फ रट्टू तोता बन जाए या आपको किताबी ज्ञान हो गया तो वो सर्वांगीण विकास हो गया। नहीं, सर्वांगीण विकास ये नहीं होता। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है चाहे वो आपके शारीरिक पक्ष से हो, मानसिक पक्ष से हो, चारित्रिक पक्ष से हो या सामाजिक पक्ष से हो, आर्थिक पक्ष से हो, राजनीतिक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, वो सबके सब आपके वो जो सब हर एक पक्ष का विकास हो उसे सर्वांगीण विकास कहते हैं। आप विद्यालय गए, विद्यालय में जाकर के आपने शिक्षा ली और आप पढ़ लिख करके एक अच्छे डॉक्टर बन गए या एक अच्छे मास्टर बन गए, कुछ भी हो गया, तो वो आपका सर्वांगीण, और आप दूसरों से बोलने में अच्छी तरीके से नहीं बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे आता है आप उससे गाली गलौज से बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, ये आपका शैक्षिक विकास तो हो गया है। आपने वैसे सब्जेक्टिव ज्ञान तो ले लिया है लेकिन आपको सामाजिक ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, आपका सामाजिक विकास हुआ ही नहीं है, ठीक। या फिर हम बात करें कि आप ज्ञान ले लिया, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सारी बातें, लेकिन आपको परिवार को चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आपका विकास सर्वांगीण नहीं हुआ, तब आपका आर्थिक विकास कमजोर रह गया है। आपने पैसे को अहमियत, देखिए पैसे को अहमियत उतनी नहीं देनी चाहिए। वास्तविकता में पैसे की जरूरत कितनी होती है, आपके पास तन ढकने के लिए कपड़े हों, खाने के लिए खाना हो और रहने के लिए भवन हो, 3 चीजें हैं यदि आपके पास
तो उससे ज्यादा यदि आपके पास धन है तो कहते हैं उस धन को फिर आप समाज के कल्याण में लगा दीजिए। लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि यदि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, कोई एनजीओ चला सकते हैं, या एनजीओ नहीं चला सकते हैं आप, उतना पैसा नहीं है आपके पास, उतनी आर्थिक मदद नहीं आप दे सकते हैं, तो आप किसी एनजीओ को दान दे सकते हैं उतना पैसा, या जिनको जरूरत हो 2-4 लोगों को उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आर्थिक पक्ष भी अपना विकसित करके चलना है। आप ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप आर्थिक पक्ष को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए। देखिए, पैसे की जरूरत आज की डेट में, आर्थिक युग है, बिना पैसे के आप ये सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। यदि आप कहेंगे अरे भाई पैसों को करना क्या है, मुझे पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है और रहने के लिए घर है, तो मेरी सारी जरूरतें कंप्लीट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय में इसके अलावा भी और सी बहुत सी चीजें हैं जो कुछ उतनी लग्जरी नहीं, लेकिन कुछ जरूरतें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे इस टाइम लॉकडाउन चल ही रहा है, ठीक है, स्कूल विद्यालय ये सारी चीजें बंद हैं, तो आप फिर ज्ञान कैसे ले रहे हैं? तो हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। तो अब यदि आपके पास पैसे होंगे ही नहीं तो आपके पास फोन भी नहीं, और आज की डेट में फोन लेना मतलब 7-8 हजार 10,000 रुपए इतना तो आपको खर्च करना ही करना पड़ेगा, तब आप जा करके एक स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन हायर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए ही चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सर्वांगीण विकास के अंतर। ठीक है, इसके बाद यदि हम करें चारित्रिक विकास, जैसा मैंने पहले बताया कि आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आप क्या है कि कोई आपके यहाँ आया मरीज, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, ठीक, आपके यहाँ कोई मरीज आया, आपने उसको देखा, ऐसे ही देखा और उसके बाद कहा कि भाई ठीक है, इनका कुछ नहीं हो सकता, आप इनको या तो बाहर ले जाइए। ठीक है, और बाहर खड़ा आपका कंपाउंडर ये कह रहा है अरे सर प्राइवेट में देखते हैं यहाँ बगल में 2 बजे से, और आप वहां चले जाइएगा, सर देख लेंगे। ठीक है, वही डॉक्टर वही मरीज जब प्राइवेट 2 बजे देखता है तो वो क्या कहता है कि अरे इनको कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए, 2,000 रुपए की दवा लगेगी और ये जांचें होंगी, जांच वाले से भी उसका परसेंटेज फिक्स है। इसीलिए तो वो कह रहा है कि भाई देखिए जांच करवाना जरूरी है, ये तो आवश्यकता ही है, बिना जांच की तो इलाज ही नहीं होना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि कमी क्या है? लेकिन फिर उसने जांच भी कराई, चाहता तो सरकारी अस्पताल में भी वो जांच करवा सकता था, वहां उसके पैसे नहीं लगते, निःशुल्क जांच होती, लेकिन अब वो प्राइवेट तरीके से जांच करवाएगा तो उसके पैसे लगेंगे। ठीक, और जब उसके पैसे लगेंगे तो डॉक्टर को पैसे मिलेंगे। ठीक, 200 रुपए का उनने पहले ही से 200-500 रुपए का अपना पहले ही से पर्चा कटवा लिया है। ठीक, तो इस तरीके से वो बेचारा वैसे ही गरीब है और साथ में उसका फैमिली मेंबर बीमार है, और उसकी तो मजबूरी है, वो तो पैसे खर्च करेगा, किसी भी तरीके से करे, किसी से उधार लेकर के खर्च करेगा या कुछ भी बेच करके खर्च करेगा, लेकिन वो पैसे खर्च करेगा जब तक कि उसकी क्षमता है, जहां तक वहां तक वो पैसे खर्च करेगा। लेकिन उस डॉक्टर को ये बात सोचनी चाहिए थी, जो डॉक्टर बना है, कि भाई तुमने इतने दिन पढ़ा लिखा, एमबीबीएस किया, सारी शिक्षा ली, लेकिन आपके अंदर चारित्रिक विकास नहीं हो पाया। चारित्रिक जो आपका विकास है वो हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भाई आपने उसकी हालत ही नहीं समझी, आपको सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, जबकि चाहे तो आपको गवर्नमेंट ही इतने पैसे दे रही है कि आप उससे अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से और अच्छी लग्जरी तरीके से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन आप और चाह के कारण उस गरीब व्यक्ति के भी पैसे ले रहे हैं। तो आपका चारित्रिक विकास भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत से, संवेदनात्मक विकास आपका अच्छा होना चाहिए, मानसिक विकास आपका अच्छा होना चाहिए, शारीरिक विकास आपका अच्छा होना चाहिए। शारीरिक विकास तो आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब शारीरिक विकास आपका महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, शारीरिक विकास आपका महत्वपूर्ण इसलिए बहुत है कि यदि आपका, ठीक है, आप खाते पीते हैं, फालतू का खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि इन सब चीजों से क्या होता है, आप यहाँ से घर से निकल रहे हैं, शाम को बढ़िया मंचूरियन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, वास्तविकता में सैंडविच खा रहे हैं, वास्तविकता में वो कितना नुकसानदायी है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो और यदि पता है और उसके बावजूद भी आप खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लापरवाह हैं, आप शिक्षा को वो वैल्यू नहीं देते हैं। तो अब उसके बाद आपके अंदर मोटापा आ रहा है, फैट बढ़ रहा है, आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है।
ठीक है, उसके कारण आपको नींद भी अधिक आ रही है, ये सारी समस्याएं आपकी बढ़ती चली जा रही हैं। तो शारीरिक विकास भी आपका बिगड़ रहा है इसके साथ। आप कहीं ज्यादा मोटे हो गए, कहीं ज्यादा पतले हो गए, तो ना आपको ज्यादा मोटा होना है, ना आपको ज्यादा पतला होना है। तो शारीरिक विकास भी आपको अपना देख करके चलना चाहिए, ठीक है। तो इसके तो बात हम यहाँ कर रहे थे कि सभ्य सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनना। तो ये सारी चीजें यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप सभ्य भी बन जाएंगे और योग्य नागरिक भी बन जाएंगे और सुसंस्कृत भी बन जाएंगे। मतलब यदि आप चारित्रिक विकास आपका अच्छा हो गया, आपका सामाजिक विकास अच्छा हो गया, ठीक है, आपका शारीरिक विकास अच्छा हो गया, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, आपकी ये सारे विकास यदि हो गए सही तरीके से, इनका सर्वांगीण विकास आपका हो गया, तो आप सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बन जाएंगे यदि आपने अच्छी शिक्षा ली है तो, ठीक है। तो ये हमारी शिक्षा की वास्तविक अवधारणा है और सेशन काफी लंबा खिंचा, अच्छा डिस्कशन हुआ, वो बात है, ठीक है। और देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, वो इस समय हो ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं। तो और हमारी कोशिश यही रहेगी कि कंटिन्यू इसी तरीके से क्लासेस चलती रहें। मैं बराबर इसी तरीके से क्लासेस चलाता रहूँगा, चाहे वो 35 सब्सक्राइबर हों या 10 सब्सक्राइबर हों, इससे मतलब नहीं है। जितने भी हैं मैं उतनों को कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा, मेरा काम यही है, ठीक है। और एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका क्वेश्चन था कि सर बीएड के फॉर्म कब आएंगे। तो देखो बीएड के फॉर्म का, पिछली साल बीएड के फॉर्म फरवरी के टाइम से आए थे, मतलब 18 फरवरी को शायद बीएड के फॉर्म पिछली साल आए थे। और कोविड के कारण कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं, वैसे फरवरी से मार्च के बीच में बीएड के फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। तो फरवरी से मार्च के बीच में आप देख लीजिएगा कि इस टाइम पे आपके बीएड के फॉर्म आ जाते हैं और फिर आप अपना फॉर्म डाल लीजिएगा। जर्नल कैटेगरी के लिए उसमें शायद 1000 रुपये फीस रहती है, और जर्नल के अलावा ओबीसी और नहीं, हाँ जर्नल के लिए 1000 है, बाकी अदर्स के लिए मुझे लग रहा है 750 रुपये है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा जब आ जाए। और लेट फीस भी इसी में जोड़ दे, तो यदि आप टाइम से नहीं अपना फॉर्म भर पाए तो उसके बाद भी एक डेट रहती है। तो लेट फीस के साथ आप जनरल कैटेगरी में हैं यदि, तो 1500 रुपये खर्च करेंगे, ठीक है। शायद 1500 रुपये फीस है, 1000 रुपये फीस नहीं है, 1500 रुपये फीस है उसकी। हाँ 1500 रुपये ही फीस है, यदि लेट फीस लगेगी तो आपकी 2000 रुपये होगी, ठीक। तो आप इन सब चीज़ों को देखते रहिएगा और चेक करते रहिएगा कि फरवरी से मार्च के बीच में आपकी चेक कर लीजिएगा साइट को कि बीएड का एंट्रेंस फॉर्म कब आ रहा है, तो आप उसको डाल लीजिएगा। उसके बाद हम बीएड एंट्रेंस को लेकर के भी एक सीरीज बनाएंगे, जब फॉर्म आ जाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्टों का डिस्कशन भी होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें देखे जाएंगे। तो उसका भी, उसको आगे देखेंगे। अभी फिलहाल तो बीएड की क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसमें जो बीएड के लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए फॉर्म डालने के लिए, तो आपको 50% चाहिए यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी किए। पोस्ट ग्रेजुएशन वैसे 45% भी ले लेते हैं शायद मेरे हिसाब से, लेकिन 50% आपकी हो तो आपका काम हो जाएगा। और यदि आप इंजीनियरिंग डिग्री से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको 55% चाहिए। तो यदि आपके पास कोई भी बीए बीएससी या बीकॉम वगैरह है तो आप 50% यदि आपकी है तो आप बीएड का फॉर्म डाल सकते हैं और बीएड में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आपने बीटेक वगैरह या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है तो आपको 55% परसेंटेज चाहिए और उसके बाद आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा जिससे सब्सक्राइबर थोड़ी बढ़ें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।